तनाव की दफ्तर, टॉक्सिक कल्चर से संभलकर, डॉक्टर्स अंडर प्रेशर, टॉक्सिक माहौल, इसका जिम्मेदार कौन? टूटते मनोबल की कहानी, ऑफिस का दबाव, जिंदगी पर भारी, ये वर्क कल्चर है या मानसिक प्रहार? इस पर करेंगे बात और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल। क्या वर्किंग प्लेस अब तनाव के दफ्तर बनते जा रहे हैं? क्या ऑफिस, अस्पताल और ऑर्गेनाइजेशंस अब काम की जगह से ज्यादा मानसिक दबाव के मैदान बन रहे हैं, जहां प्रोफेशनलिज्म जैसे शब्द कहीं सिमट कर रह गए हैं? प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर हावी हो रहा है। क्या काम का दबाव एलाइट को एम्प्लॉइज को एक दूसरे का दुश्मन बना रहा है? अनजाने में ही हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बन रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। और अगर हां, तो इसका जवाबदेह कौन है? ये कुछ सवाल है जिनके जवाब देंगे। देखिए, ये सब हमने इसीलिए कहा क्योंकि राजधानी भोपाल से जो मामला सामने आया है, एम्स भोपाल की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि वर्मा की मौत हो गई। उन्होंने 11 दिसंबर को सुसाइड अटेम्प्ट किया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रश्मि वर्मा मानसिक तनाव में काफी ज्यादा परेशान थी। रश्मि को 10 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे एचओडी ने मिसकंडक्ट यानी गंभीर अनुशासनहीनता का नोटिस थमाया था। नोटिस की वजह सिर्फ इतनी थी कि रश्मि बिना छुट्टी लेकर किसी कॉन्फ्रेंस में चली गई। इस नोटिस के जवाब में उन्होंने लिखा कि 1 महीने पहले सूचना देने के बावजूद छुट्टी निरस्त करना और ऐसा नोटिस देना उनके लिए बेहद पीड़ादायक, मनोबल तोड़ने वाला और मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। इस नोटिस के बाद डॉक्टर रश्मि वर्मा लगातार तनाव में रही और यहां तक कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की और खुद से एनेस्थीसिया का डबल डोज ले लिया। सोचिए आप, एनेस्थीसिया अपने आप में कितना घातक होता है और रश्मि वर्मा ने उसका डबल डोज लिया। इससे जो है 7 मिनट तक उनके दिल तक धड़कन नहीं पहुंची और ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंचने के चलते उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। 23 दिन रश्मि वर्मा वेंटिलेटर पर रही, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके पिछले साल की बात करें तो गांधी मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर बाला सरस्वती ने भी इस तरह से आत्महत्या की थी। इन घटनाओं ने एक बार फिर से वही सवाल खड़े कर दिए हैं कि शहर के बड़े सरकारी अस्पताल, हमीदिया हो, एम्स हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें हम, वहां पर इस तरह के लगातार मामले सामने आना यह दर्शाता है कि मानसिक समस्या कितनी ज्यादा है और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सरकार और स्वास्थ्य महकमा वाकई गंभीर है भी या नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में एम्स प्रशासन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। एचओडी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को पद से हटा दिया गया, कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, आए दिन ऑफिस या वर्क प्लेस पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, उससे भी जुड़ा है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और बंसल न्यूज पर इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि मुद्दा आपसे जुड़ा है, हमसे जुड़ा है, हम सब से जुड़ा है, हमारे समाज से जुड़ा है। लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नजर सवालों पर। क्या वर्किंग प्लेस तनाव के दफ्तर बन गए हैं? क्या मेडिकल संस्थानों में टॉक्सिक वर्क कल्चर काफी हावी हो रहा है? डॉक्टर्स और स्टाफ पर बढ़ते दबाव का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या संस्थान डिसिप्लिन के नाम पर मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं? वर्किंग प्लेस पर मानसिक दबाव जानलेवा स्तर तक पहुंच गया है। इतना हावी है कि इसे हम साइलेंट महामारी की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे इंसानी दिमाग को इतना कमजोर कर देता है कि एम्प्लॉय सोचने समझने की क्षमता को कहीं खो बैठता है। तो आज का हमारा मुद्दा और इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराएंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ मीता वाधवा जी जुड़ चुकी है, जो कि समाज सेवी है, सोसाइटी के लिए काम करती है।
डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी साइकोलॉजिस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय अग्रवाल जी मैनेजमेंट गुरु भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर संजीव त्रिपाठी आपके पास आऊंगी। जो मामले अभी हमने डिस्कस किए, एम्स में डॉक्टर का सुसाइड कर लेना, उसके पहले हमीदिया में एक फीमेल डॉक्टर का सुसाइड कर लेना, ये तो 2 मामले हैं जो हमारे सामने हैं। लेकिन हमारे देश की बात करें तो कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां टॉक्सिक वर्क कल्चर से एम्प्लॉय या तो डिप्रेशन में चले गए हैं, या तो सुसाइड जैसे अटेम्प्ट कर लेते हैं, या तो पूरी तरह से खो चुके हैं। इसके पीछे की वजह क्या आप देखते हैं सर? क्या हम इसे साइलेंट महामारी कह सकते हैं? क्योंकि ये बोलकर तो कोई जाहिर नहीं करता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। जी जी, ज्यादातर सुसाइड जो देखी गई है वो तनाव में, डिप्रेशन में ही होती है। और ये तनाव और डिप्रेशन अभी लोगों में बिल्कुल सही है, एक महामारी की तरह अगर आप इसको बोलें तो कह सकते हैं कि कोविड के बाद से ये आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े हैं कि बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन वाले केस भी क्लिनिक में भी बहुत ज्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये समस्या तो बड़ी है, और ऐसे में टॉलरेंस पावर भी लोगों की कम हुई है। अगर मान लो कोई डिसिप्लिनरी इशूज आते हैं तो उसमें जो एक्शन लेती है कोई भी संस्था या तो उसकी। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ विजय अग्रवाल जी जुड़े। विजय जी, कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी। WHO की एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि दुनिया भर में टॉक्सिक वर्क कल्चर से 50% लोग जो है काफी परेशान है। उनका ये मानना है कि हमारे ऑफिस प्लेस में टॉक्सिसिटी है, हम खुलकर काम नहीं कर पाते। अगर भारत की ही एक सर्वे की बात करें तो एक दिल्ली में और मुंबई में सर्वे हुआ था जहां पर 60% लोगों ने माना था कि उनके ऑफिस का वर्क एनवायरनमेंट काफी टॉक्सिक है। ऐसे में आपको क्या लगता है सर, क्यों इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है, कोर रीजन क्या है? स्मृति जी, अगर सीधे सीधे इसका रीजन हम ढूंढना चाहें तो आप देखिए कि भारत में जब से एक कॉरपोरेट कल्चर डेवलप हुआ है, कॉरपोरेट कल्चर क्या है लोग जानते हैं, उस कॉरपोरेट कल्चर का जो प्रभाव है, वर्क कल्चर का प्रभाव, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पर भी जबरदस्त रूप से पड़ने लगा है। कॉरपोरेट कल्चर कहने का यहाँ जो मेरा स्पेशली जो अर्थ है वो ये है कि आपको हम सैलरी दे रहे हैं, अच्छी हैंडसम सैलरी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम आपके समय को पूरी तरह से खरीद रहे हैं, तो आपका जो भी समय है वो सिर्फ हमारे लिए है। उसमें से जीने के लिए, सांस लेने के लिए, घर जाने के लिए, सोने के लिए जो थोड़ा सा वक्त चाहिए वो आपको देंगे, बाकी पूरा समय आप हमें दीजिए। इसलिए आप देखिए कि यहाँ तक कि लोग काम करके घर चले जाते हैं, लेकिन वो घर में रहते नहीं है, लगातार फोन पर काम कर रहे हैं, लगातार लैपटॉप पर लगे हुए हैं, कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। मतलब मानसिक स्तर पर वो कहीं वो रिलैक्स, जिसे आप कहते हैं कि रिलीव्ड कहते हैं कि हम ऑफिस से आ गए हैं तो अब पूरी तरह से हम अब अपने घर में हैं, अपनी लाइफ के साथ हैं, ऐसे अवसर लगातार कम होते चले जा रहे हैं। इसका एक दूसरा बहुत बड़ा रीजन ये है कि इकोनॉमिक सेक्टर में जो भी सेक्टर थोड़ी से भी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, वहां एक जबरदस्त किस्म की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है, और उस कंपटीशन के माहौल में हर ऑर्गेनाइजेशन अब इस कोशिश में है कि वो अपनी कैसे कॉस्ट को कम करे, मोटे तौर पर कहें अर्थशास्त्र की भाषा में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो सबसे आसान तरीका उन्हें लगता है, या यूँ कह लीजिए कि वो अपने एम्प्लॉय का जो एक मजबूरी है उनकी, उसका जो फायदा उठाते हैं कि आप उन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम लाते चले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे लाते चले जाइए, ताकि वे थोड़े से उनको सस्ते पड़ सके। आप देखिए कि इंडिगो का मामला क्या था जी, मतलब DGCA ने एक रूल निकाला कि भाई आप पायलट पर इतना प्रेशर मत डालिए। बिल्कुल। हमारे कुछ ही दिनों पहले हमने अहमदाबाद केस देख चुका है, ये हिंदुस्तान देख चुका है, दुनिया देख चुकी है। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि इंडिगो ने उसे किस तरीके से लिया है, पूरा का पूरा मतलब सिविल एविएशन को उसने ठप कर दिया। ये ताकत है इन लोगों के पास। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय है बेचारा नौकरी करने वाला, वो तो एक बेसहारा सा है, असहाय सा है, उसे कुछ चाहिए, तो उसकी तो आवाज ही नहीं है, कहीं भी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। और ये जबरदस्त रूप से होता जा रहा है और जहर की तरफ फैलता चला जा रहा है। जो टॉक्सिक वर्क की जो आप बात कर रहे हैं कल्चर की, इसे कल्चर कहना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कल्चर तो एक अच्छा शब्द होता है। लोग बहुत परेशान है, बेहद परेशान है, और युवाओं को देखिए, उन्हें लगता है कि हमारी तो अपनी कोई लाइफ ही नहीं रह गई, हम तो केवल एक मशीन बन करके रह गए हैं, केवल काम काम काम। उनके दिमाग में और कुछ दूसरी बातें आती ही नहीं, और ये ऑर्गेनाइजेशन इस बात को नहीं समझ पाते कि अगर उनके दिमाग को थोड़ा सा भी स्पेस देंगे,
तो उन्हें कहीं ना कहीं इनोवेशन आएगा, उनमें ताजगी आएगी। क्वांटिटी भले ही कम हो जाए लेकिन क्वालिटी भी तो मायने रखती है। बड़ी आयरनी यही है सर, हमने बहुत सारी चीजें फॉरेन कल्चर से अडॉप्ट की है, हमने उनके जैसा वर्क कल्चर अपने यहाँ लाने की कोशिश की है। हम उनके जितनी प्रोडक्टिविटी मैच करते हैं कि वो जितना काम करते हैं उतना हम भी काम करें, लेकिन हम क्वालिटी का लेवल नहीं देखते। बिल्कुल आपने सही कहा। मीता वाधवा जी भी हमारे साथ जुड़ी है, समाज सेवी है। मीता जी, आपसे समझना चाहूंगी, हमारे समाज की एक मानसिकता है मैम कि अगर कोई बहुत ज्यादा घिस रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बर्नआउट हो रहा है, ओवर एग्जैक्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि अरे वाह, देखो ये वो शख्स है जो 13-13 घंटे ऑफिस में रहता है, 24/7 ऑफिस के लिए ऑन रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरी चीजों को भी छोड़ रहा है। वो अपने घर पे नहीं समय दे पा रहा, समाज में नहीं समय दे पा रहा। तो इसे आप कैसे देखती है मैम? मैम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका ऑडियो बंद होगा, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। सॉरी। तो इसके पहले मैं अभी तो सोशल वर्कर हूँ, इसके पहले मैं नोकिया में थी और करीब 23 साल मेरा कॉर्पोरेट लाइफ रहा। तो जो सर ने अभी बात बोली वो बिल्कुल सही है कि हमारे इंडिया में जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उतना जो बॉस है वो भी अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है। और अगर कोई फालतू बैठा है, चाय पी नहीं, अगर कोई दिन में 2 से 3 बार चला गया तो ये हो जाता है कि अरे इसके पास तो बहुत टाइम है, इसको काम देना जरूरी है। मैं ग्लोबल रोल में थी तो मेरी रिपोर्टिंग यूरोप में होती थी, वहां पे वर्क कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे ही इंडियंस जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे वो शिकायत लगाते थे कि इनका जो काम है वो तो ठीक है लेकिन ये ऑफिस से 6:30 निकल जाती हैं, बाकी लोग 8 बजे तक रुकते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे इंडियन वे ऑफ वर्क में बहुत ज्यादा है। हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम अपने सामने जो हमारे टीम में जो लड़का या लड़की है, जो टीम मेंबर है, वो कंप्लीटली एग्जॉस्टिव मोड में ना चला जाए तब तक हम उसकी सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर रहे। और ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन पूरे ऑफिस में टीम में ऐसे कोई ना कोई एक जन होता ही है जो नारद मुनि का काम करता है। उसके कारण इतने मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होते और हमें ये पता ही नहीं चलता है कि जो एम्प्लॉय है उसके घर पे क्या सिचुएशन है, वो क्या सिचुएशन फेस करके किस स्ट्रेस में ऑफिस पहुंच रहा है या पहुंच रही है। और उसके बाद ये एडिशनल स्ट्रेस। तो हमारे यहाँ पे जो पर्सनलाइज टच है, ह्यूमैनिटी जो है, वो कहीं बहुत बड़े गैप में है, बहुत बड़े गैप में है। हमारे यहाँ पे इस चीज को, इस मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, और जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी तब तक बदलाव कैसे आएगा? सबसे ज्यादा जरूरी होता है बात करना। हम लोग तो बात करने से भी कतराते हैं मैम। हमें लगता है कि ये क्या होता है, अगर आज भी हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें कि हमारे ऑफिस में हमें ये फेस करने को मिल रहा है, हमें मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है, बर्नआउट किया जा रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहाने दिए जा रहे हैं या काम से बचने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, एक बार आपके पास फिर से आऊंगी। सर, आप समझाइए क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, बाउंड्रीज बनाना कितना जरूरी है, खासकर हमारे मेंटल स्टेट के लिए? क्योंकि अक्सर क्या होता है ऑफिस में, कई बार एम्प्लॉयज को जरूरत से ज्यादा या तो काम दिया जाता है, वो ऑलरेडी कर चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना कहने की वजह से, बाउंड्रीज ना बनाने की वजह से कई बार उसे पिसना पड़ता है। तो ऐसे में एक एम्प्लॉय कैसे अपनी बाउंड्रीज मेंटेन कर सकता है और क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जिससे वो मेंटली फाइन रहे? हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हाँ जी। तो मैं ये देख रहा हूँ इस केस में, और जैसा आपने उससे पहले सवाल किया था, मेरी आवाज नहीं आ पाई थी जी, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि अभी ये समस्या बड़ी है, जैसे आपने बताया, तनाव और उदासी, डिप्रेशन के केसेस बड़े हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद कुछ ग्लिच हो रहा है, इशू हो रहा है। आपके पास फिर से आऊंगी। बहुत अभी आ रहे हैं, अभी आ रही है? जी जी सर, जी सर। हाँ, तो कोविड के बाद से केसेस सर मैं आपके पास आऊंगी, आपकी टेक्निकल फॉल्ट के चलते शायद आवाज नहीं आ रही है। विजय जी, आपसे समझना चाहूंगी, हम एक टॉक्सिक वर्क प्लेस की जब बात करते हैं हम सर,
तो क्या वो हेड की जिम्मेदारी होती है कि उसका वर्क प्लेस, क्योंकि हर एक संस्थान का एक हेड होता है, सपोज इफ आई एम वर्किंग इन बंसल न्यूज, हमारा एक हेड है और एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, तो किसकी जिम्मेदारी तय की जाए सर, हमारे बॉस की या पूरे सिस्टम की? क्योंकि एक वर्क प्लेस का माहौल तय करना ये किसके हाथ में होता है? क्योंकि आजकल एचआर सिस्टम भी होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर होते हैं, लेकिन एचआर शायद खुद ही अपनी भूमिका नहीं समझ पाते, एचआर शायद खुद ही भूल जाते हैं कि उनका काम क्या होता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी हम किसकी तय करें यहाँ पर सर? मैडम, मुझे लगता है कि देखिए, जिम्मेदारी एक व्यक्ति के लिए तय करना तो बहुत मुश्किल है कि इसकी जिम्मेदारी है। हाँ, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के रूप में, एक सिस्टम के रूप में आप किसी को ये दायित्व दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी जो एक आपने बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल किया, वर्क कल्चर। जैसे आप मैडम अभी यूरोप के बारे में बात करी थी, वहां जाकर के देखिए लोग जी जान लगा करके इतने काम नहीं करते हैं। मतलब वहां तो बात चल चुकी है राइट टू डिस्कनेक्ट। अगर मैंने 5 बजे ऑफिस छोड़ दिया तो ऑफिस को छोड़ दिया, और ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि मैं अब ऑफिस से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हूं, यू कांट डिस्टर्ब मी इवन ऑन फोन। मतलब वहां इस तरह की बातें हो रही हैं, और उनकी प्रोडक्टिविटी कोई दूसरों से कम तो नहीं है। असली में हमें अब चीजों को थोड़ा सा एक अलग एंगल से समझना पड़ेगा, मुझे लगता है। और उस एंगल में जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो उसके साथ जो एम्प्लॉयज जो हैं, उन एम्प्लॉयज की जो साइकोलॉजी है, जो उनकी पर्सनल लाइफ है, डेफिनेटली उसकी भी बात की जानी चाहिए कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है, आप जो काम उन्हें दे रहे हैं, उस काम से उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो किस तरीके से इफेक्ट हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो बॉस है वो इस बात को नहीं समझता, लेकिन यहाँ 2 दिक्कतें मुझे लगता है कि मैडम सबसे ज्यादा दिखाई दे रही। पहला तो ये है टारगेट। ये पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि हर क्षेत्र में टारगेट फिक्स है, बिल्कुल, और वो जानलेवा टारगेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है आप अचीव कर लेंगे, वो जानलेवा टारगेट है, उसके पीछे आप भागते रहिए। अगर आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो पता लगा कि आपकी सैलरी कटेगी, आपको निकाल दिया जाएगा। तो टारगेट। और जो दूसरी बात है वो है कि जो बॉस होता है, अभी वो बॉस है, अभी फिर वो डायरेक्टर होना है, फिर उसको सीईओ होना है, पता नहीं क्या होना है। अब वो ऐसा तभी कर सकता है जब वो कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाए। तो उसके लिए बस उसको अपने एम्प्लॉयज दिखाई देते हैं कि उनको रगड़ो, जितना रगड़ सकते हो रगड़ो। मतलब एक जो मनुष्य के अंदर, या मुझे लगता है कि प्रशासक के अंदर एक जो मानवीयता की भावना होनी चाहिए, अपने एम्प्लॉयज के प्रति जो एक कंसर्न होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए। वो चिंता नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है। बस उन्हें एक ही चिंता रहती है कि टारगेट पूरा हुआ कि नहीं, टारगेट पूरा हुआ कि नहीं, टारगेट पूरा हुआ। बिल्कुल। और तो इस टारगेट के इसके चक्कर में आधार पर एम्प्लॉयज कैसे ये डिसाइड करें की कि चाहे कोई एक पर्सनल व्यक्ति लाइफ कर खराब सकता हो, चाहे उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो, और सबसे बड़ी बात यह है सर, बात होती नहीं है। बात अगर होगी तो समाधान भी निकलेगा। एम्प्लॉय भी ये सोचता है कि कहाँ मैं बोलूं, किसे बोलूं, कौन मुझे समझेगा। तो समझाने वाले की भी जरूरत है और समझने वाले की भी जरूरत है। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, मैं ओवरऑल आपसे समझना चाहूंगी कि कैसे कोई पता करे कि वो टॉक्सिक वर्क कल्चर में रह रहा है, क्या कुछ उसके सिम्टम हो सकते हैं और कैसे निकले बाहर। सोल्यूशन पर बात करना बहुत जरूरी है सर। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है, उसमें आप दोनों की बात से बहुत सहमत हूँ, अग्रवाल सर की और बादल जी मैडम की, कि ये वर्क कल्चर का इफेक्ट तो आई है लोगों में। जो एनवायरनमेंट बना है उससे लोग बहुत तनाव में आए हैं, डिप्रेशन में आए हैं। लेकिन वाइस वर्सा है, आप डिप्रेशन एंजाइटी को भी आपको समझना पड़ेगा, स्ट्रेस को भी आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में आए हैं और वो उनके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं। जो भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, जब भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उन पर होता है, तो सर कैसे डील करना है, कैसे हमको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे अपने आप को पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बनाए रखना है। तो वो सारी पीछे कहीं ना कहीं डिप्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उस डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करना, अगर आप या आपको नियर वन किसी इस तरह की मेंटल स्टेट से गुजर रहा है और उस समय अगर कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाता है तो उसमें उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं सुसाइड के। तो उसको सही समय पर आइडेंटिफाई करना, उसको प्रॉपर एक प्रोफेशनल हेल्प दिलाना, ये हमको समझना है। हम एनवायरनमेंट को चेंज करने के बारे में अगर बात करेंगे तो हम उस चीज को इसको इग्नोर कर देंगे जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुआ मामला है। तो मेंटल हेल्थ जिसमें बहुत सारे बड़े हैं लोगों में, उनको प्रॉपर कॉर्पोरेट की भी जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉयज की प्रॉपर टाइम टू टाइम एक स्क्रीनिंग करवाएं और देखें कौन कौन से जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ वर्कशॉप वगैरह करवाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट की होनी चाहिए।
बिल्कुल। जहां हम दबाव और तनाव दे रहे हैं वहां पर इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये भी कॉर्पोरेट को सोचने की जरूरत है। वर्क कल्चर को भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। तो अगर वो इस तरह का दबाव बना रहे हैं अपने एम्प्लॉइज पर, तो वो भी गलत है, मैं उसको वो नहीं करूंगा। लेकिन उसके साथ डील कर पाना, जो हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी है वो कम हुई है, हम ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी आजकल देखने में हमको लोगों को मिल रही है, जिससे वो डील नहीं कर पा रहे हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती है। बिल्कुल। मीता वाधवा जी, आपके पास आऊंगी। मीता जी, अभी समाज में मैं दो हिस्से देखती हूँ, एक है जेनजीज और एक बिफोर 90s। जो जेनजीज है वो इन सब चीज को लेकर बहुत एक्टिव है, जागरूक है कि हमें हमारा 9 to 5 है तो हमें 5 बजे ऑफिस से लॉग आउट कर देना है और दूसरी लाइफ हमें अपनी एंजॉय करना है। लेकिन एक जो दूसरा पड़ है बिफोर 90s का, उनके लिए चीजें हैं कि हमें पूरा अपने ऑफिस पर समर्पित होना है, हमारी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सब एक है। और ऐसे में जब इस तरह के दो जनरेशन के लोग एक ऑफिस में होते हैं तो काफी ज्यादा क्लैशेस होते हैं, बॉस के बीच भी और जेनजी एम्प्लॉयज के बीच भी। तो इसे कैसे डील किया जाए, कैसे समझाए, इसको लेकर आप कुछ कहें मैम। अभी बीच में विजय सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप जितना माइंड को फ्री छोड़ेंगे उतना काम की क्रिएटिविटी और समर्पण ज्यादा बढ़ेगा। जेनजी के बारे में पिछले कुछ महीनों से, बल्कि साल भर से ऊपर हो गया, ये बोला जा रहा है कि ये लोग बड़े अक्खर टाइप के हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं हैं, अपने टाइमिंग के बारे में बहुत, और मैं इसको टोटली डिनायल बोलती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई होगा। हम लोगों ने मेहनत करी, हमारे बाद के जनरेशन ने मेहनत करी, लेकिन अब जो जेनजी है वो मेहनत करे लेकिन इन अ डेफिनेटिव मैनर, इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर। काम तो लेबर भी बाहर करता है बेचारा सुबह से लेकर रात तक। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के डेट में नंबर 1 है सॉफ्टवेयर फर्म में, हमारे घर का बच्चा काम करता है, वो पिछले 10 साल से वहां काम कर रहा है। 2 साल से उसके वो कंपनी नंबर 1 चल रही है, उसके पहले नहीं थी, लेकिन उसका वर्क कल्चर तब भी वही था, आज भी वही है। उस बच्चे ने कभी उसको छोड़ा नहीं, उसने उस नौकरी को छोड़ के अब्रॉड नहीं गया। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं, ये अगर हम जेनजी को दें, मतलब हम उनको ये बताएं कि उनको सैलरी के साथ साथ ये कंफर्ट भी रहेगा, ये बेनिफिट्स भी रहेंगे जिसे वो फ्रीबीज की तरह लेते हैं, तो वो भी एक कंपैटिबल मोड में आएंगे। हम ये नहीं सोच सकते आज की, क्योंकि हमने 24 घंटे में से 14 घंटे काम किया है तो हमारे आने वाली जनरेशन भी करे, ये माइंडसेट गलत है। HR पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए और एक अलग टीम होनी चाहिए जो ड्रिल डाउन करके नीचे तक देखे कि अगर बॉस सही नहीं है या कोई टीम लीड सही नहीं है तो टीम में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। इतने आजकल इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई हैं, इतने मतलब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, इतनी अच्छी काउंसलिंग करते हैं, जैसे कि अभी सर ने बताया। तो वेज हैं, पर कंपनी का जो ओनर है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है या जो CXO लेवल के लोग हैं, जब तक उनका माइंडसेट नहीं चेंज होगा नीचे तक चेंज नहीं होंगी, और जेनजी इसमें अकोमोडेट नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये रिटेलिएशन भी बहुत जरूरी है ताकि इंसान को इंसान समझा जाए। बिल्कुल। विजय अग्रवाल जी, आपसे समझूंगी, क्योंकि चर्चा तो बहुत है, समस्याएं भी बहुत है हमारे सामने, लेकिन बात समाधान की होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय टॉक्सिक वर्क कल्चर में काम करेगा, निश्चित ही वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। 100% नहीं दे पाएगा तो कंपनी को वो नहीं मिलेगा जो वो चाहती है, और एज अ रिजल्ट हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफॉल्ट जरूर होगा। क्योंकि एक एम्प्लॉय भी अगर अपना 100% देता है, शिद्दत से काम करता है, तो उसका फायदा सीधे ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। तो अब क्या ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने लेवल पर कर सके, जिसकी वजह से उसका एम्प्लॉय भी खुश हो और ऑर्गेनाइजेशन खुद भी डेवलप हो अच्छे से? दो तीन बातें मैं स्पेशली मैडम बताना चाहूँगा। पहला तो ये है कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स से होने चाहिए। देखिए, उनको वर्क का टारगेट तो दे दिया जाता है, ज़्यादातर स्थानों पर अब टारगेट दे दिया गया है। तो वर्किंग आवर फिक्स जैसे हो कि भाई ठीक है, आप 10 बजे आते हैं, आप 6 बजे चले जाइए, 5 बजे, जो भी उनको सूट करता है, आप इतने बजे आप चले जाइए। और इसके बाद फिर पावर ऑफ डिस्कनेक्ट उनके पास भी हो कि ठीक है, अब हम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक कि कोई बहुत इमरजेंसी ना हो। एक तो इसको फॉलो करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है।
दूसरा, अब आप देखिए कि जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा सुसाइड केस होने लगे तो गवर्नमेंट ने फिर ये कंपलसरी किया कि भाई वहाँ इस तरह के मतलब ग्रुप बने, या कह लीजिए कि इस तरह के एक विभाग बने, एक साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप कह लीजिए कि जो बाकायदे उनकी काउंसलिंग होती रहे। और इसके साथ ही साथ जो कारपोरेट हैं इस तरह का अपना एक डिपार्टमेंट तैयार करने के साथ ही साथ बाकायदे हर साल, या कह लीजिए कि साल में बल्कि 2-3 बार अपने एम्प्लॉयज के साथ बात करके एक सर्वे जैसा भी कराएं कि हाउ दे आर फीलिंग, उन्हें यहाँ काम करने में कैसा महसूस हो रहा है। मतलब ये आप जान करके आश्चर्य होता है कि अब एक एम्प्लॉयज की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टे ड्यूरेशन है जी, वो 2.25 से 2.5 साल रह गई है केवल। वो क्यों छोड़ते हैं बार बार? जैसे अभी मैडम बता रही थी कि एक बच्चा है वो 10 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जी, तो वो 10 साल से क्यों टिका हुआ है? बिल्कुल। क्योंकि वहाँ वो कंफर्ट महसूस कर रहा है, उसके लिए वो कंफर्टेबल है। बिल्कुल। और ये जो 2-2.5 साल में छोड़ करके जा रहे हैं, क्यों छोड़ करके, कौन बिल्कुल। छोड़ करके जाना चाहता है इतनी जल्दी? बताइए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपके संबंध बन जाते हैं, लोगों से बिल्कुल। बातचीत होने लगती है, उस कल्चर में आप ढल जाते हैं। बिल्कुल जब सर, इस समझना तरीके से जरूरी बीच है। बीच ये में जो लगातार छोटी छोटी बात बातें होती हैं रहे। जिन्हें अमूमन तौर पर इग्नोर किया जाता है, यही छोटी छोटी बातें बाद में जाकर बड़ी होती है। कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान सुसाइडल हो जाता है। बंसल न्यूज की भी यही मुहिम है कि इस तरह के मुद्दों पर बातचीत हो, इस तरह के मुद्दों पर लोग खुलकर बात करें। अगर कोई इससे परेशान है तो वो भी मदद ले, और इस तरह के कार्यक्रम हम लाते रहेंगे आने वाले समय में भी। शुक्रिया आप सभी का समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, टॉक्सिक वर्क कल्चर एक मजबूरी नहीं है, इसका समाधान है। लेकिन इसका समाधान कैसे निकलेगा? बात करने से, डिस्कस करने से, चर्चा करने से, ना कि अकेले सहने से। तो अगर आप भी परेशान हैं अपने वर्क कल्चर को लेकर तो आवाज उठाइए, बोलिए, अपनी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपकी एक आवाज से बहुत कुछ बदलेगा।